नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। बसपा में आकाश आनंद को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है और पार्टी ने अब क्या नया फैसला किया है? समाजवादी पार्टी में क्या बदलता दिखाई दे रहा है? शिवपाल सिंह यादव ने क्या बड़ा बयान दिया है? सीएम का सचिव बनकर अफसरों को कौन धमका रहा था? और बीजेपी प्रवक्ता संघ कथित अभद्रता का मामला क्या है? आज इस शो में मिलेगा आपको हर सवाल का जवाब। रोजाना की तरह मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। उत्कर्ष, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया वरुण और हमारे तमाम दर्शकों को इस हफ्ते की शुरुआत का भी बहुत बहुत स्वागत उनका भी। आकाश आनंद को बसपा में एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। बसपा न केवल अब दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर फोकस करेगी, बल्कि यूपी में विधानसभा के उपचुनावों पर भी फोकस करेगी। उत्कर्ष, आपसे सवाल यह कि आकाश को परिपक्वता की बात कहकर पहले अलग किया गया, फिर करीब 2 महीने में ही उनकी वापसी करा दी गई। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? लाइटर नोट पर कहें तो वरुण, मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शकों को हम लोग जो भी कयासों पर या अनुमानों पर बात करें तो उसको एक तरीके से वो कहते हैं ना कि ज्योतिषीय भविष्यवाणी वाला शो मान लेना चाहिए। देखिए, आकाश आनंद के बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की थी और अगर जी। आपको याद हो तो शनिवार को जब हम आखिरी बार अपने शो को लेकर लोगों के बीच आए थे तब मैंने कहा था कि कल तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, यानी कि जो देश भर से फीडबैक लिया जाना है, उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक है। यानी कि ये रविवार के संदर्भ में मैंने बात कही थी कि रविवार को मायावती जी अपने उन पदाधिकारियों की बैठक करेंगी जो सिर्फ उत्तर प्रदेश से वास्ता नहीं रखते बल्कि देश भर से वास्ता रखते हैं। और आकाश आनंद के साथ जो उनकी पहली सीढ़ी थी उनकी राजनीति में और बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से उनको जो पद मिले थे, उसको लेकर जो उनकी पहली सीढ़ी थी, वो राष्ट्रीय राजनीति की ज्यादा थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति की कम थी। उनको उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी राज्यों का प्रभार दिया गया था। अब एक बात जो कि 2 अलग-अलग बैठकों से जानकारी सामने आई है वो ये कि जब उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की, फीडबैक लिया, तो उसमें अधिकतर लोगों का ये कहना था कि आकाश आनंद ने जिस तरीके से प्रचार किया था, उस प्रचार ने कहीं न कहीं इम्पैक्ट क्रिएट किया था, एक असर छोड़ा था। आकाश आनंद राजनीति में बाकी अगर पार्टियों की बात करें तो उनकी तुलना में वो काफ़ी नए नेता हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं अपनी पार्टी में। अगर मायावती जी उनको अपना उत्तराधिकारी बोल रही हैं, तो सीधा-सीधा दिखाई दे रहा है कि उनके पास कितना बड़ा पद है। ऐसे में वो नेता अगर इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा है, वो भी बेहद कम समय में। हमने उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को देखा ही नहीं था। सीधा का सीधा लोकसभा चुनाव जो थे, वो उनके लिए एक तरीके से लॉन्चिंग थी उत्तर प्रदेश की सियासत में। उससे पहले वो घूमते थे, अपने कोऑर्डिनेटर के साथ बात करते थे, अपने काडर को जोड़ते थे। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि पार्टी का चेहरा हो जाना, प्रचार करना पार्टी के लिए, वो चीज़ आकाश आनंद उस तरीके से नहीं करते थे। उनके प्रचार में 1-2 खामियाँ दिखी थी और मायावती जी जिस बात से नाराज़ हुई थी, वो थी सीतापुर की रैली, जिसका हम बार-बार ज़िक्र करते हैं। जिसमें कुछ जी। ऐसे शब्द कह दिए गए सरकार पर हमला करने के दौरान या केंद्र और राज्य सरकार को निशाना बनाते हुए, जिसका प्रयोग अमूमन बहुजन समाज पार्टी की भाषा में नहीं दिखता। और इसीलिए मायावती एक बात कहती हैं कि वो लिखा हुआ भाषण इसलिए पढ़ती हैं कि बात अति जो आत्मविश्वास होता है या फिर कई बार जोश ज़्यादा हो जाता है और उसमें कई बार शब्दों का चयन गलत ना हो जाए। और कल भी ये जो जानकारी मेरे पास आई है वो ये कि जब आकाश आनंद वो पूरी बैठक शुरू हो रही थी, तो आकाश आनंद अपने पिता के साथ आए, आनंद कुमार के साथ आए और मायावती जी के पास आए। उन्होंने जैसे ही उनका पैर छुआ मायावती जी का, मायावती ने आकाश आनंद के सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, वो तस्वीरें सबने देखी। और उसके बाद वो आशीर्वाद देने के बाद जब बैठक में अपने तमाम राष्ट्रीय नेताओं को और देश भर से आए बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को मायावती संबोधित कर रही थी, तब उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को मैं वापस वो मौका दे रही हूँ, वापस उन ज़िम्मेदारियों को लौटा रही हूँ। वो पहले की भाँति अब मेरे उत्तराधिकारी होंगे और जब उन्होंने ये बात कह दी कि वो उत्तराधिकारी होंगे, तो उसके बाद वो नेशनल कोऑर्डिनेटर वाला जो पद था, वो भी रिलीज़ में लिख दिया गया कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। और एक बात और इससे वरुण जो जुड़ी हुई है, वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि सीतापुर या अयोध्या में आकाश आनंद जब प्रचार कर रहे थे, तो उनके प्रचार के लिए तैयारियाँ उस तरीके से नहीं थी। और मायावती ने जो पूरा का पूरा बयान दिया है, उसमें ना इस बात का ज़िक्र भी मिलता है। अक्षरशः तो उसको कोट मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो कमोबेश उसका मतलब था और जहाँ पर उन्होंने अपना बयान आकाश आनंद के संदर्भ में खत्म किया था, वहाँ उन्होंने कहा था कि मेरी ये उम्मीद है कि पार्टी के लोग भी अब आकाश आनंद को पहले से भी ज़्यादा समर्थन देकर उनकी मदद करेंगे ताकि वो
और बेहतर तरीके से और परिपक्व तरीके से प्रचार कर सके। और इस बयान का जो अर्थ उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में निकाला जा रहा है वो ये कि जब सीतापुर था या अयोध्या था, जहाँ आकाश आनंद के भाषण काफ़ी वायरल हुए थे, वो एक ओपन मंच जैसी बात हो गई थी कि आकाश आनंद कुछ कह रहे हैं, भीड़ से तालियाँ लगनी शुरू हो गई, नारे लगने लग गए और वो फिर वो जोश-जोश में लगा कि नहीं लोगों को यही बात पसंद आ रही है, इस बात को और कहा जाए और बढ़ाया जाए और वो उस क्रम में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जिसके कारण आकाश आनंद के उस भाषण का चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया था। मायावती को भी वो भाषण पसंद नहीं आया और उसके बाद उन्हें साफ तौर पर जो शब्द कह दिया गया था वो था कि वो इमैच्योर है भी पॉलिटिकली, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि उनकी उम्मीद है कि आकाश आनंद अब पार्टी में पूरी परिपक्वता से, पूरी मैच्योरिटी से आगे अपने काम-काज को और बढ़ाएँगे। वरुण। बिल्कुल। बसपा ने सदस्यता शुल्क को घटा दिया है। इसे ₹200 से केवल ₹50 कर दिया गया है। पार्टी ने अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उत्कर्ष, पहला सवाल ये कि बसपा अचानक बहुत एक्टिव दिख रही है, ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल ये कि बसपा की ये नई रणनीति क्या है और इससे पार्टी को क्या फायदा होगा? अ, 2 कारण हैं और दोनों ही सवालों का आपका जो जवाब है उसका कमोबेश एक जैसा उत्तर है। बसपा बहुत एक्टिव दिख रही है और सदस्यता शुल्क जो घटाया गया है ये जो रणनीति है, सीधा-सीधा कारण दोनों ही सवालों के जवाब में जो कारण है या जवाब है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाना चाहती है। जो वोट बैंक शिफ्ट की हम बात लगातार उत्तर प्रदेश चुनावों में और लोकसभा चुनावों के बाद से लगातार कर रहे हैं कि वो जातियाँ जो परंपरागत रूप से बहुजन समाज पार्टी को वोट देती थी, पिछले कुछ चुनावों से और यूँ कह लें कि 2017 से 2014 की बात में उतने नंबर नहीं दिखाई देते, लेकिन 2017 से एक चीज़ दिखाई देती है यानी कि ठीक उस साल के 1 दशक पूरा होने के बाद से 2007 में मायावती अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। अ, और उसके बाद 2017 में यानी कि उसके 1 दशक बाद आप देखिए कि उनके पास से वो जातियाँ भी छिटक गई जो कि परंपरागत रूप से उनको वोट डालती थी। 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है उसमें अगड़ों में ब्राह्मण भी गिने जाते हैं और उसके बाद पिछड़ी जातियों में और साथ ही साथ जो एससी वर्ग है उससे भी कई जातियाँ हैं जो बहुजन समाज पार्टी के साथ थी। 2017 में वो तस्वीर नहीं दिखी, 17 में नहीं दिखी, उसके बाद वो 19 के लोकसभा चुनावों में नहीं दिखी, फिर वो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नहीं दिखी और अब 2024 में जो एक ज़्यादा बड़ा झटका बसपा को कवर करने वाले जो तमाम नेता हैं वो मानते हैं, वो ये कि भई अब तो बहुजन समाज पार्टी के पास से वो वोट बैंक भी खसक गया, जो कि परंपरागत रूप से उन्हीं के पास रहता था और वो उनके पास से खसक कर जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, वो अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन को गया है, उस इंडिया गठबंधन को गया है, तो बसपा के लिए वो ज़्यादा खतरा है और इसीलिए बसपा ने एक रणनीति में जो अपने बदलाव किया है, वो बदलाव यही है कि देखिए, अब हम ये जो शुल्क की वापसी है ये करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि बसपा का जो एक तरीके से काडर आप कह लीजिए या जो बसपा की सदस्यता लेते थे, वो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग बहुत कम है और इस बात को कई बार मायावती कहती हैं। मतलब वो अगर आप उस पूरे उसको पढ़ेंगे, तो वो चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो या ऐसे कई विषयों की बात आई हो, तो वो कहते हैं कि हम इस तरीके से पार्टियों से चंदा नहीं लेते, हम बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन से चंदा नहीं लेते, हम किसी पक्ष से चंदा नहीं लेते, बल्कि हम लोगों के सोशल मूवमेंट के ज़रिए लोगों को जोड़ते हैं और उस जोड़ने से उस सदस्यता शुल्क से अपनी पार्टी के खर्च को चलाते हैं। तो उस पूरी बैठक जो हुई थी कल बहुजन समाज पार्टी की, उसमें मायावती ने कहा कि ₹50 सदस्यता शुल्क को करना चाहिए और उसके पीछे का जो एक कारण है, वो ये नज़र आता है कि जब आप ₹50 करेंगे, तो आर्थिक रूप से जो और थोड़ा उतना भी सक्षम नहीं है कि वो ₹200 दे पाए, तो वो शायद ₹50 देने में कामयाब हो पाएगा या एक परिवार से जहाँ एक मेंबर बनता था और वो पूरा का पूरा परिवार ये बताता था कि हमारे घर से कोई एक मेंबर है, हो सकता है कि अब वो 200 के बजाय 50-50 रुपए देकर जो 200 दे सकते हैं, वो 4 मेंबर हो जाएँ। तो जो सदस्यता संख्या दिखेगी ना, वो बड़ी होगी और सदस्यता संख्या बड़ी दिखने से कम वो ये बता पाएँगे कि जब उन्होंने एक सदस्यता अभियान चलाया, जब लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाया, जो नंबरों की बात होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार में हमेशा एक बात कहती है कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है सदस्यता अभियान या सदस्यता नंबर के आधार पर। कई बार उनके नेता ये भी कहते हैं कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ मेंबर होने का दावा करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को भी ये फ़ायदा होगा कि जब उस शुल्क को वो कम करेंगे, तो जो परिवार, जो घर उनको ₹200 देने में सक्षम था, वहाँ से उनके मेंबर ज़्यादा हो जाएँगे और वो वर्ग जो अब तक सदस्यता नहीं ले पाता था, जो बिल्कुल ही आर्थिक तौर पर सबसे हम कह लें कि निचले स्तर पर था, वो भी शायद बहुजन समाज पार्टी के जब उस सदस्यता अभियान चलें, वो जॉइनिंग मूवमेंट चलें, तो उसका हिस्सा बनता दिखाई दे। और उसका जो दूसरा असर है, वो दूसरा असर यही होगा कि वो सदस्यता की संख्या बहुत ज़्यादा दिखा पाएँगे, अपने पार्टी मेंबरों की संख्या दिखा पाएँगे।
अब जो आपका पहला सवाल था उसके जवाब में एक चीज़ और बता दूँ कि बहुजन समाज जी, पार्टी एक्टिव दिखाई दे रही है, ये आपने मुझसे पूछा। उस एक्टिविज़्म के क्रम में हमने ये भी बता दिया कि देखिए आकाश आनंद एक तरीके से वापस आए जिस पद पर थे। कई लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद को बड़ी ज़िम्मेदारी मिली। मैं वहाँ पर वो एक बोलते हैं अंग्रेज़ी का एक शब्द होता है स्टैंड करेक्ट रहना चाहता हूँ कि आकाश आनंद वापस वहाँ लौटे जहाँ से वो हटाए गए थे। कोई नई ज़िम्मेदारी नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ उनके पास थी, वापस मिली है, वो प्रभार वापस उनको मिले हैं। तो कद बड़ा या छोटे वाली बात नहीं है, जहाँ से वो हटाए गए थे उस कद पर वो वापस आए हैं। मीटिंग लगातार हो रही है, पहले हमने देखा यूपी की मीटिंग हुई, फिर हमने देखा कि सब तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग हुई। इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात और है जो आपने कुछ दिन पहले ही मुझसे चर्चा में पूछा भी था वरुण। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के जो 10 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उनको लड़ेगी। मतलब इस बात में कोई अब वो गुरेज़ नहीं है और इसके अलावा जो उस बैठक में तय हुआ है, जो जानकारी है, वो ये भी है कि अब बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि इस देश के अन्य हिस्सों में और जिस क्रम में उत्तराखंड वाली वो लिस्ट थी जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी जिसमें आकाश आनंद का स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरे नंबर पर नाम था। अब बहुजन समाज पार्टी इस देश में जहाँ-जहाँ उपचुनाव होगा और बहुजन समाज पार्टी का काडर मौजूद होगा, वो चुनाव लड़ते होंगे, वो वहाँ पर भी उपचुनावों का हिस्सा बनेंगे। जो उपचुनावों से बसपा दूरी बनाती थी, इस बार वो दूरी बनाती नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल। जहां एक और बसपा बदली-बदली सी दिख रही है, वहीं समाजवादी पार्टी में भी बदलाव की बयार चल रही है। पार्टी ने पहली बार अपने बुलेटिन में अंग्रेजी लेख को जगह दी है। युवा सांसदों पर फोकस किया है। कहा है कि पिछड़ों के साथ-साथ अगड़ों को भी पार्टी का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। उत्कर्ष, समाजवादी पार्टी अब अंग्रेजी से परहेज नहीं करेगी। इस बदलाव को कैसे देखा जाना चाहिए? और ये जो बुलेटिन 2-3 है, का तो जिसकी बात हो रही जी। है, ये बुलेटिन क्या होता है? समाजवादी पार्टी अपना एक बुलेटिन निकालती है, जिसे वो समाजवादी बुलेटिन का नाम देती है। समाजवादी बुलेटिन में एक तरीके से आप ये कह लें कि वो पार्टी का गज़ट है या पार्टी का एक तरीके से अधिकृत मुखपत्र है, जहाँ पर पार्टी से जुड़े तमाम जो कार्यक्रम होते हैं जिस-जिस अंतराल में बुलेटिन आता है, तो मान लीजिए अब एक एडिशन हमारे पास है और अगले महीने एक एडिशन आएगा। तो इसे 1 महीने के गैप में जो कि जो तमाम चीज़ें होती हैं जो तमाम क्रियाकलाप पार्टी करती है, संगठनों में बदलाव जो करती है, भले ही उसकी जानकारी अलग-अलग माध्यमों से दी जाए, लेकिन वो बुलेटिन एक तरीके से समाजवादी पार्टी के क्रियाकलापों का कार्यकलापों का पूरा लेखा-जोखा होता है और वो समय अवधि का होता है। मतलब 2 बुलेटिनों के बीच में अगर त्रैमासिक है, तो 3-3 महीने के बीच में जो-जो गतिविधियाँ हो रही हैं, इसकी जानकारी जिस बुलेटिन के ज़रिए दी जाती है ये एक मैगज़ीन की जैसे है, ई-पेपर के तौर पर, ई-मैगज़ीन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, बुकलेट के जैसे है वरुण। अब तो उसके ई वर्ज़न भी आते हैं और पार्टी की ओर से बाकायदा पार्टी की वेबसाइट से या पार्टी के जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, वहाँ से वो मिल जाते हैं। इस बार जो बुलेटिन प्रकाशित हुआ, ये बात सही है कि पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजी में उसमें कोई लेख आया है और न सिर्फ अंग्रेजी में लेख आया है मैं उसको अगर अभी यहाँ देखूँ तो उसमें जो लाइन लिखी गई है वो है यंग माइंड्स ऑन द राइज यानी कि उभरते युवा सितारे और इस आर्टिकल के अंदर 3 सांसदों का ज़िक्र आता है। इकरा हसन खूब चर्चित नाम है और हमने भी काफ़ी स्टोरी की, उनकी प्रोफ़ाइल की। समाजवादी पार्टी की ओर से भी एक प्रोफ़ाइल जैसा ही उस आर्टिकल में उनको जगह दी गई है कि कैसे उनका राजनीतिक संघर्ष है, उस बारे में बताया गया है। प्रिया सरोज जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र की और समाजवादी पार्टी की सबसे कम उम्र की सांसद हैं, जो खूब यूँ कह लें वायरल हुई अपने उस युवा जिस तरीके से युवा होते हुए उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा उसको लेकर। और इसके बाद आता ही है बारी पुष्पेंद्र सरोज की, इंद्रजीत सरोज के वो बेटे हैं और वो उस सीट से आते हैं जहाँ पर एक इक्वेशन मिला था और उन्होंने उनका जीत के बाद एक बयान बड़ा वायरल हुआ था या उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब सुर्खियाँ उसने बटोरी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजा भैया का आशीर्वाद मिला इसलिए मैं जीता। वो जो 2 सीटें आती है ना कौशाम्बी वाली, तो कौशाम्बी से जिस तरीके से पुष्पेंद्र सरोज आए और उसके अलावा प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 सीटें जहाँ पर ये कहा जाता है कि राजा भैया ने चुनावों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया अपने एक स्टैंड लेकर। तो ये तीनों का ज़िक्र आता है। इसके अलावा एक चीज़ और है अ, अगर मैं उसका ज़िक्र करूँ कि इस बुलेटिन में ये बताया जा रहा है कि जो अखिलेश यादव का संदेश है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, वो अंग्रेज़ी में भी दिया गया है। और मतलब वो सिर्फ़ एक आर्टिकल तक अंग्रेज़ी की बात नहीं है वरुण। अखिलेश यादव जो कहना चाहते हैं समाजवादी बुलेटिन के ज़रिए जो एक आधिकारिक कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं अपने पार्टी से जुड़े तमाम लोगों से समर्थकों से, काडर से, वो अंग्रेज़ी में भी है। और अखिलेश यादव का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ये सिर्फ़ किसी एक इसको देखिए इसको ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति ने अंग्रेजी में एक आर्टिकल लिखा और समाजवादी बुलेटिन ने जगह दे दी, वो शायद बात अलग होती।
लेकिन जब खुद अखिलेश यादव का मैसेज हो और वो भी अंग्रेजी में हो, तो ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी ने अब तक जो अपना एक स्टैंड रहा हिंदी को लेकर, उसमें थोड़ा-सा डाइल्यूशन लाया, उसमें थोड़ी-सी नरमी बरती है। अब इसका कारण क्या है? समाजवादी पार्टी से जब आधिकारिक रूप से पूछेंगे तो बहुत जवाब नहीं आएगा, क्योंकि समाजवादी बुलेटिन में और अपने स्टैंड बदलने को लेकर जब तक अखिलेश यादव खुलकर कुछ नहीं कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में कोई कुछ कहेगा। जो हल्के-फुल्के बयान आ रहे हैं वो ऐसे कि भई इससे फ़र्क क्या पड़ता है, या अच्छी बात है, 2 भाषाएँ हैं, हम हिंदी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब पार्टी की पूरी रणनीति तैयार करने वालों से आप बात करिए, जो कि समाजवादी बुलेटिन को बनाने और प्रकाशित करने वाले और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने वाले लोगों से जब आप बात करते हैं, तो 1-2 चीज़ें जो समझ आती हैं, वो ये कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको फ़ायदा मिला है, अब एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर कोशिश कर रही है, और राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर जो उनकी कोशिश है, उसमें देखिए वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से उनके विधायक आते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की है, उत्तराखंड में पार्टी चुनाव लड़ती है। बिहार में भी बात चलती है कि वहाँ पर 1-2 सीटें मिले, लेकिन अब वो उत्तर तक सीमित नहीं रहना चाहते। पिछले 1 साल में अखिलेश यादव से, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र या तेलंगाना का हिस्सा हो, वहाँ पर पार्टी के कुछ नेता आकर या वहाँ के कुछ नेता आकर पार्टी की राज्य इकाइयों को बनाने की बात और राज्य इकाइयों को सँभालने, आगे बढ़ाने, बेहतर सुदृढ़ करने की बात कर चुके हैं। अगर आप अखिलेश यादव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएँगे तो पिछले 1 साल में आपको दक्षिण भारत से समाजवादी पार्टी काडर के कई नेता दिखेंगे जो उनके साथ हैं, तस्वीरों से हैं, और अखिलेश यादव उनके साथ बाकायदा बैठकें करते हैं। तो अगर दक्षिण में प्रसार करना है, दक्षिण में जाना है, अगर कम से कम पार्टी काडर तैयार करना है, तो आप सिर्फ हिंदी की बदौलत नहीं जा सकते। वहाँ पर हिंदी को लेकर एक अलग तरीके की राजनीति होती है और उसमें डाइल्यूशन लाने के लिए, उसका एक कारण और जो हमारे सूत्र बताते हैं, और उसमें कोई अपना नाम नहीं बोलना चाहता, वो ये है कि अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति ज़्यादा करेंगे। तो वो एक, और इस वक़्त अगर वो बात करें, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं, वो वहाँ पर लोकसभा में। जब 37 सांसदों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि वो पूरी की पूरी इमेज या पूरे के पूरे सांसदों के दल को एक जैसा रखा जाए, और इसीलिए चाहे वो हिंदी की बात हो, चाहे वो अंग्रेज़ी की बात हो, वो जितनी भी बैठकें हों, जितनी भी मीडिया हाइलाइट मिलने हों, जो भी सवाल हो रहे हों, वो एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं ही हैं, राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनके जवाब दें, और इसीलिए अब भारत की राजनीति में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बल्कि भारत की राजनीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, अखिलेश यादव आने वाले वक़्त में आपको उनको एड्रेस करते, उन पर सवाल उठाते, विरोध करते, समर्थन देते, उन मुद्दों को आगे बढ़ाते दिखाई देंगे। और उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आपको उन तमाम भाषाओं में कम्युनिकेट करना होगा, बात करनी होगी, जिन भाषाओं में उन जगहों पर रहने वाले, उन मुद्दों को उठाने वाले लोग आपकी बात को, आपके विषय को समझ सकें कि आप उनका साथ दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये अंग्रेजी वाला रास्ता चुना गया है वरुण। बिल्कुल। शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान दिया। इटावा पहुंचे शिवपाल सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा का मुकाबला एक बार फिर इंडी गठबंधन से होगा। दरअसल काफी वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा के उपचुनावों में दोनों पार्टियां साथ रहेंगी या नहीं, लेकिन अब शिवपाल सिंह ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। उत्कर्ष, क्या मान लिया जाए, पत्ते खुल गए और सीटें कब तक पता चल जाएंगी? अ, अभी भी मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कहूँ तो ये बयान जब आया तो मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में भी। तो जी। सबने कहा कि देखिए शिवपाल जी जो कह रहे हैं उससे कम से कम फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन पर जो एका बना हुआ है उसमें कहीं कोई फूट किसी भी तरीके की नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की घोषणा से पहले या उपचुनाव के दौरान तक, जब तक इस पर कोई एंटी स्टेटमेंट नहीं आता, इसका कोई विपरीत बयान नहीं आता, तब तक वो हाँ। इंडी गठबंधन को नहीं कह सकती। दिल्ली की दरअसल एक तस्वीर आई, इस बयान के पीछे एक रेफरेंस जो दिया जा रहा है वो दिल्ली की एक तस्वीर का दिया जा रहा है, जिसमें हमने देखा कि जल विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक-दूसरे का विरोध करते दिखाई दिए। हालाँकि बात स्पष्ट थी कि लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, और कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट के भी हाल थे, जैसे कि हमने पंजाब में देखा था। लेकिन उन सब के बीच में एक बात जो लगातार कही जा रही थी कि नहीं, देखिए दिल्ली जैसा हाल उत्तर प्रदेश में ना हो, उसको सँभालना बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए शिवपाल सिंह यादव जब ये कहते हैं कि हम गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे, तो वो कहीं न कहीं कार्यकर्ता बने रहें, इंटैक्ट रहें, उसके लिए बेहद ज़रूरी बयान है। लेकिन जब पार्टी में मैंने अपने इस बात की है या कुछ लोगों से हमने बात की है, तो एक बात पता चली कि अभी भी जो फाइनल स्टैंड होना है, यानी कि सीटों के बँटवारे पर कोई अंतिम फैसला होना है, और जो सवाल आपने पूछा सीटों की संख्या पर बात अगर होनी है, तो मैंने पहले भी बताया था अपने शो में यूपी की बात में, मैं वापस उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि उस अधिकृत बातचीत के लिए कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बात करेंगे,
और समाजवादी पार्टी से वो बात अखिलेश यादव करेंगे। जब तक अखिलेश यादव वो बात या फिर एक तरीके से कि मान लीजिए नंबर फिक्स हो जाए लेकिन कौन-कौन सी सीट होगी, इसको किसी के लिए अधिकृत ना करें, आप उस बात को लॉक मत मानिए। तो शिवपाल सिंह यादव के कहने के जो निहितार्थ हैं, वो 2 तरीके से निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर उसका एक और निहितार्थ निकाला जा रहा है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब एक एंगल तो मैंने आपको बता दिया कि भई गठजोड़ एक जैसा दिखे, इंटैक्ट रहे, भाजपा वो हमला ना कर पाए, कि देखिए इतनी जल्दी दरार आ गई, टूट गए, वो तमाम चीज़ें। कई बार ये होता है कि आप कुछ एक बयानों को या कुछ दूरियों को आधार बनाकर एक परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। और शिवपाल सिंह यादव अक्सर कहते रहे कि भाजपा परसेप्शन ज़्यादा बनाती है, माहौल ज़्यादा बनाती है। तो वो नहीं चाहते वो माहौल बने इसलिए उन्होंने बयान दिया। समाजवादी पार्टी के अंदर इस बयान को एक दूसरे तरीके से भी देखा जा रहा है। वो ये देखा जा रहा है कि ये कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की रणनीति है कि हम तो देखिए हमारे बड़े-बड़े जो चेहरे हैं, जो बड़े-बड़े नेता हैं, वो खुद ये बयान दे रहे हैं कि हम गठबंधन में जाएँगे, यानी कि हम कुछ सीटें छोड़ने को तैयार हैं, हम गठबंधन करना चाहते हैं। अ, अगर वो 2-3 सीटें हों। लेकिन इस बयान से जब आप उत्तर प्रदेश में एक दरवाज़ा खोलते हैं, तो बदले में आप ये भी चाहते हैं कि वो दरवाज़ा फिर महाराष्ट्र में और हरियाणा में भी कांग्रेस खोले। जहाँ पर और बिल्कुल। उपचुनाव होने हैं, वहाँ पर भी दरवाज़ा खुले। तो शिवपाल सिंह यादव मंझे हुए राजनेता हैं। जब वो कहते हैं, वो जो कह देते हैं वो मतलब सबसे कम होता है। तो जैसा आपने कहा ना कि पत्ते खुल गए सबसे कम मतलब है। उन पत्तों के पीछे जो छुपा कर रखा है वो मतलब ज़्यादा है। और उसके 2 अर्थ जैसा मैंने बताया पार्टी के अंदर निकाला जा रहा है कि कांग्रेस कुछ दरवाज़े अब खोले, कुछ पत्ते कांग्रेस खोले और दूसरा ये कि ज़मीन पर जो मनोबल है, वो निकाय चुनावों में एक-दूसरे के प्रतिघात पे विधानसभा उपचुनाव की घोषणा तक और जब तक इस पर कोई अगला स्टैंड नहीं आता, कम से कम तब तक कोई दूरी नहीं दिखनी चाहिए, जब तक आधिकारिक रूप से ना कह दिया जाए कि दोनों पार्टियाँ अलग हैं। तो अब जब अलग को लेकर स्पष्टता नहीं हो रही थी, एक आने को लेकर भी स्पष्टता नहीं हो रही थी, तो एक वाला बयान उन्होंने दे दिया। बिल्कुल। यूपी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को सीएम का सचिव बताता था और अफसरों से अपने मनमाफिक काम कराता था। ठगी के मामले भी सामने आए हैं। इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। उत्कर्ष, सवाल ये कि आखिर ये शख्स अफसरों को बेवकूफ कैसे बना पा रहा था? कितने अफसरों को इसने फंसाया और कैसे इसको गिरफ्तार किया गया? कितने अफसरों को फँसाया इसकी मुझे लगता है जानकारी तब मिल पाएगी जब वो जो प्राइमा फेसी इंक्वायरी है, जो प्रारंभिक जाँच है वो पूरी हो जाएगी। जब 1-2 बार बयान दर्ज हो जाएँगे और ये पता चल पाएगा वो जो पूरा सीडीआर होता है, कॉल्ड डेटा रिकॉर्ड होता है वो मिल पाएगा कि फ़ोन कहाँ-कहाँ किए गए थे। क्योंकि कई बार लोग खुद सामने आकर नहीं बोलते और कई लोगों से चूँकि फ़ोन पर बात हुई है, तो ये भी नहीं पता लोगों को कि भई अगर गिरफ्तार हो गया तो चलिए हम आपकी शिकायत दर्ज करा लें कि नहीं ये वही व्यक्ति है। जालसाज़ी या धोखाधड़ी के मामले कई बार कई सारे होते हैं और उसमें हर कोई वही आरोपी नहीं हो सकता, तो जब वो पूरी जाँच पूरी हो जाएगी तब आएगा। लेकिन जो जानकारी मिली है कुछ दिन पहले की एक जानकारी जिसकी पुष्टि हुई है वो ये है कि बस्ती के डीएम और बस्ती के सीडीओ इन दोनों अधिकारियों को फ़ोन किया गया था, कोशिश की गई थी लेकिन वो शायद सफल नहीं हो पाई। जो जानकारी मिली जब उन अधिकारियों से बातचीत की गई, बोले हाँ, जैसा वो मोडस ऑपरेंडी होती है उस तरीके से फ़ोन तो किया गया, बातचीत भी वैसी हुई, लेकिन जो झांसा था, उस झांसे में वो दोनों ही अधिकारी नहीं आए, कोई गड़बड़ वहाँ नहीं हो पाई। बाकी जैसा मैंने आपको कहा कि किन-किन को किया, ये जब जाँच पूरी होगी तो पता चलेगा। अब आपके पहले सवाल के पहले हिस्से पर आ जाता हूँ जी। कि कैसे सब कुछ होता था, उससे पहले जानना ज़रूरी है कि जो जालसाज़ है, विवेक शर्मा उसका नाम बताया जा रहा है। बंटू चौधरी उर्फ नाम है और आगरा का वो रहने वाला है। बस्ती से गिरफ्तारी हुई और इसीलिए मैंने जो आपको कहा कि बस्ती के डीएम और बस्ती के सीडीओ को फ़ोन किया गया, वो एक लिंक मिला जब वो शिकायत आई तो उसके बाद जाँच की गई। जिस नंबर से फ़ोन आया था, उस नंबर को जब ट्रेस करने की कोशिश की गई, तो ये पता चला कि अ, ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो बस्ती में एक्टिव है और वहीं से फिर एसटीएफ ने उस जालसाज़ को विवेक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक चीज़ और जानकारी सामने आई है वरुण और वो बड़ी दिलचस्प है। इसने अपना नंबर जिस भी तरीके से किया हो लेकिन कुछ ऐसे फ़ीड किया था कि जब आपको ये फ़ोन करेगा और अगर आपके पास ट्रू कॉलर है क्योंकि जब नंबर सेव नहीं होता तो लोग उस ऐप की मदद लेते हैं। तो ट्रू कॉलर पर योगी आदित्यनाथ ऑफ़िस या योगी आदित्यनाथ लिखा आता था। चूँकि मुख्यमंत्री का ऑफ़िस या मुख्यमंत्री का नाम लिखा था तो लोगों को लगता था कि शायद वहाँ से जुड़ा कोई व्यक्ति है। उसके पास एक लेटर पैड भी मिला है, उस लेटर पैड पर कालिदास मार्ग, वो सड़क जिस पर मुख्यमंत्री का निवास है, आधिकारिक निवास है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसी पर रहते हैं। 5 नंबर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं, 7 नंबर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का है। वहाँ पर 10/9 कालिदास मार्ग इसका पता लिखा हुआ था और सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन ये उस लेटर पैड पर लिखा हुआ था। तो कई बार कुछ मान लीजिए कोई आदेश देना है कि नहीं मैं वो काम करा दूँगा या ये हो जाएगा और अपने ही लेटर पैड पर लिखकर पूर्णतः फर्ज़ी था। वो पता विवेक शर्मा के नाम पर है ही नहीं।
वो उसको प्रयोग करता था। जो चीज़ पता चली है वो ये कि मुख्यमंत्री का सचिव बनकर इसको अधिकारियों के जब नंबर मिलते थे तो अधिकारियों को फ़ोन करता था, उन पर धौंस जमाता था और उसके बाद ठगी करता था। ठगी कैसे की जाती थी कि किसी काम को आपने करने के लिए निर्देशित कर दिया, उस काम के एवज़ में जिसके लिए आप काम करवा रहे हैं वहाँ से कुछ पैसे उठा लिए और अधिकारियों को ये कहकर कि मुख्यमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री का सचिव बोल रहा हूँ, इस तरीके की ठगी को अंजाम दिया गया। एसटीएफ ने दबोचा है, जो जानकारी अब तक मिल पाई है जो मैंने आपको बताया ट्रू कॉलर वाली बात और एक लेटर पैड वाली बात। इसके अलावा जो जानकारी मिली है, वो ये मिली है कि 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और मोबाइल फ़ोनों को बदल-बदल के इस्तेमाल करना कि ये मेरा आधिकारिक नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। कई बार होता है कि आप इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरीके से बात करते हैं, वो मिले और 17 अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं। तो एक अपडेट तो ये आ गया, वो 17 मामलों को जब लिंक किया जाएगा, 17 की 17 शिकायतों को जोड़ा जाएगा, उसमें शिकायतकर्ताओं को बुलाया जाएगा, तब वो जो आप पूछ रहे हैं ना कि कितने लोग, शायद उसका जवाब तब मिल जी, पाए। लेकिन एक चीज़ है कि आगरा का रहने वाला है, बस्ती से पकड़ाया है और जो मामले हैं, वो सिर्फ़ इन 2 जिलों में नहीं, बल्कि अलीगढ़, बलरामपुर, बांदा, मथुरा, कानपुर, हरदोई और बस्ती तो है ही है, जहाँ पर शिकायत हुई और जिसके बाद एसटीएफ ने पकड़ा। तो इन अलग-अलग जिलों में यानी अलग-अलग जिलों में जाकर या फिर किसी एक जगह बैठकर इन जिलों के अधिकारियों को फ़ोन किया जा चुका था, शिकायतें हैं एफआईआर दर्ज है और क्योंकि मोबाइल नंबर सेम है, तो 17 मामले तो ऐसे हैं जो लिंक हो रहे हैं। जब उन मामलों की जाँच होगी, तो ये पता चलेगा कि कुल कितने अधिकारी हो सकता है एक जिले में 10 गड़बड़ियाँ हुई हों। तो संख्या 17 नहीं होगी, संख्या शायद 17 से ज़्यादा हो सकती है उन फ़ोन कॉल्स की, कितने सफल हो पाए, नहीं हो पाए, ये तमाम जानकारी तब मिलेगी जब मुझे लगता है कि इस पूरी पूछताछ को शायद 1-2 दिन बीते और वो उन एफआईआर को लिंक किया जा सके। बिल्कुल। चलिए अब आखिरी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता की शिकायत पर एक टीएसआई को निलंबित किया गया है। ये मामला लखनऊ का है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सियासी गलियारों में कई तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये कि उत्कर्ष पूरा सच क्या है? क्या निलंबित टीएसआई का वर्ज़न मिल पाया? और अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं? अ, अब टीएसआई का वर्ज़न इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उसमें एक लीगल दिक्कत ये है या आप कह लें कि एक वैधानिक प्रक्रिया ये है कि जो उनके ऊपर विभागीय जाँच चल रही है, निलंबित करके जाँच हो रही है। तो ऐसे में अगर वो उस जाँच पैनल के सामने या जाँच दल के सामने के अलावा अगर कहीं मीडिया में बयान देते हैं, तो ये उनकी सर्विस रूल का भी उल्लंघन होगा क्योंकि वो अभी अपने पद पर नहीं है, तो जो एसआई हैं, जो कि अधिकृत होते हैं बात करने के लिए, वो उस जाँच के पूरा होने से पहले अगर बयान देंगे, तो वो भी उनके खिलाफ जा सकता है और इसीलिए आशुतोष त्रिपाठी हैं टीएसआई कई बार उनको कॉल करने की कोशिश की गई है कल से लेकर अब तक और हम ही नहीं ढेर सारे मीडिया संस्थान है जहाँ से मुझे लगता है कि उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वहाँ से कोई वर्जन या तो बात ही नहीं हो पाई या वर्जन नहीं आया वर्जन नहीं आने का कारण जो मैंने आपको कहा कि वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी ये परसों की घटना है रविवार की घटना है। रविवार शाम की घटना है और अगर वरुण आप कहें तो मैं ये पूरी घटना बताऊँ कि क्या-क्या हुआ। इस बिल्कुल। मामले में एक पक्ष से तो बात हुई है। तो घटना कुछ इस तरीके की है कि 6 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है और ये मैं वो बात बता रहा हूँ 2 अलग-अलग वर्जनों के बीच में कम से कम जो लिखा-पढ़ी में आया है, जो शिकायत की गई है। वो ये कि 6 बजे राकेश त्रिपाठी एयरपोर्ट से अपने परिवार के साथ अपने घर के लिए लौट रहे थे। एयरपोर्ट रोड पर ही उनकी गाड़ी को रोका गया। जब उनकी गाड़ी को रोका गया, उसकी जाँच की गई, तो यहाँ पर 2 अलग-अलग कहानियाँ हैं। पुलिस सूत्रों के हुँ, मुताबिक भी एक वर्जन है, वो ये कि राकेश त्रिपाठी की गाड़ी में हूटर लगा था और इसलिए उसे उतरवाने के लिए बात कही जा रही थी। लेकिन जो लिखा-पढ़ी में बात है, उसकी क्योंकि हूटर वाली बात की कोई पुष्टि नहीं है। वो सिर्फ़ ये है कि वो हवा में तैरती अफ़वाह मान लें या वो कहा जा रहा है, ऐसा मान लें। लेकिन जो दूसरी बात है, वो ये कि जो राकेश त्रिपाठी ने इस बारे में बाकायदा लिखित शिकायत की और वो ये कि उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी को रोका गया और उनकी गाड़ी में उनकी पत्नी, उनकी बेटी थी, बेटी नाबालिग है वो वयस्क नहीं है। तो उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। जब गाड़ी रोकी गई तो उन्होंने ये बात कही कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और मुझे जाने दीजिए और वहाँ पर उनसे अभद्रता की गई, बदतमीज़ी की गई। राकेश त्रिपाठी एक बात ऑन रिकॉर्ड तो नहीं लेकिन ये बता रहे हैं लगातार कहा जा रहा है वो ये, उन्होंने कहा है तमाम लोगों से जिनकी उनकी बात हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिखा उनकी गाड़ी पर लगा था और इसलिए उनकी गाड़ी को रोका गया। अपना उन्होंने जब अपना परिचय दिया कि वो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, पत्नी की सेहत की भी बात कही, तब भी पुलिस वालों ने उनको नहीं छोड़ा और वो जाँच पूरी करने के नाम पर उनको वहाँ पर रोक कर रखा गया। उन्होंने कहा कि अभद्रता भी की गई, कुछ ऐसे शब्द बोले गए जो उचित नहीं थे, जो नहीं बोले जाने चाहिए थे और उसके साथ-साथ उस पूरे मामले का मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा था और उन्होंने एक आपत्ति इस बात पर भी की कि उनकी पत्नी और खासतौर पर उनकी बेटी जो वयस्क नहीं है, उसका वीडियो ना बनाया जाए। और वहीं से कहा जाता है कि मामला थोड़ा और बिगड़ा और उसके बाद जब मामला बिगड़ा, वो बदतमीज़ी हुई तो राकेश त्रिपाठी ने
एक बात और है कि वो कहा जा रहा है कि इतने दुखी हुए कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के कारण अगर उनको निशाने पर लिया गया, उन्होंने अपनी गाड़ी पर जो पार्टी से जुड़े लोग अपनी-अपनी गाड़ियों पर पार्टी का झंडा लगाते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी से भाजपा का झंडा ही हटा लिया और उसके बाद उन्होंने बाकायदा इस बात की लिखित शिकायत की। शिकायत जब हुई, तो उस पूरे मामले में जब अधिकारियों ने जाँच की, तो जो पुलिस विभाग की ओर से कहा गया है, ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से वो ये कि प्राइमा फेसी ये माना गया कि टीएसआई ने गलती की थी, आरएसएस पार्टी ने वहाँ पर गलती की थी और ऐसे में पहले उनको लाइन हाज़िर किया गया और लाइन हाज़िर करने के बाद जब लाइन हाज़िर तो तुरंत कर दिया गया कि इस विवाद का एक पटाक्षेप हो। जब शिकायत हुई तभी लाइन हाज़िर कर दिया गया कि पहले जाँच की जाएगी। प्राइमा फेसी जाँच में आशुतोष त्रिपाठी का जो कंडक्ट है या जो तरीका है या जो पूरा का पूरा विवाद हुआ उसमें गड़बड़ी या जो उसमें जो शिकायत राकेश त्रिपाठी ने की गई है, वो सही पाई गई और इसलिए उनको निलंबित किया गया। अब इस पूरे मामले की जो फाइनल जाँच है, मैंने कहा ना कि एक अंतिम पक्ष भी होगा जिसमें सारी की सारी घटनाक्रम को फिर देखा जाएगा। जब वो जाँच हो जाएगी, जो लिखित शिकायत है उसके काउंटर में आशुतोष त्रिपाठी क्या कहते हैं, फिर एक फाइनल फैसला होगा लेकिन ये ज़रूर है कि प्राइमा फेसी ट्रैफिक पुलिस या पुलिस विभाग खुद इस बात को मान रहा है कि इसमें गड़बड़ हुई है और इसीलिए निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रोज़ाना उत्कर्ष हमें लखनऊ से बताते हैं यूपी की बात। आज का हमारा ये शो इसका 5वां एपिसोड था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा। आप इस शो में और क्या देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और यूपी की हर बड़ी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।